अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इकोनॉमिक का एक और टॉपिक देखेंगे जो इसका नाम है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मींस कि हमारा कोई भी एक वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल की चेंज को किस तरह से रिस्पॉन्स देता है, हम उस चीज़ को इलास्टिसिटी कहते हैं। इसमें हमारे पास आपकी इलास्टिसिटी डिमांड एंड सप्लाई दोनों साइड पे होती है और डिफरेंट इलास्टिसिटीज़ होती हैं जो अब हम अभी आगे वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल प्राइस इलास्टिसिटी की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर प्राइस में कोई भी चेंज आता है इंक्रीज या डिक्रीज का, तो उस एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड किस तरह से रिस्पॉन्स कर दे रही है, उसको कितना चेंज वो शो करती है, हायर चेंज या लेसर चेंज, उस चीज़ को हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। आपके पास जिस तरह से इलास्टिसिटी में हम अगर उसकी चेंज को मेजर करते हैं तो ये हमारे पास डिफरेंट उसकी एनी कंज्यूमर के या सप्लायर के बिहेवियर को शो कर रही होती है कि वो प्राइस के चेंज को किस तरह से रिसीव कर रहा होता है, कितना रिस्पॉन्सिव है उसके चेंज को। हमारे पास इलास्टिसिटी डिमांड एंड सप्लाई दो तरह की चीज़ों के बारे में होती है। डिमांड की अगर हम बात करें तो उसमें प्राइस इलास्टिसिटी है, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस सब्स्टिट्यूशनल इलास्टिसिटी मौजूद है। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में हम नोट करके आज पढ़ेंगे इस चीज़ में। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे पास प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज में उसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड किस तरह से रिस्पॉन्स करती है, किस रेशो से रिस्पॉन्स कर रही है, हम उस चीज़ को मेजर कर रहे होते हैं। इसे हम जनरली PED से रेफर कर रहे हैं, जैसे अभी आपने पिछली स्लाइड से देखा होगा, और अब आने वाली स्लाइड्स को हम इसका यही एब्रीवेशन यूज़ कर रहे होंगे। आपको इसको कैलकुलेट करने के लिए इसके डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। अब इसका एक फार्मूला है जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम नोट करते हैं, उसका रेशो देख रहे होते हैं कि उसकी परसेंटेज चेंज ऑफ द प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, यानी हमारी किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है जब प्राइस उसकी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर हमारे पास इसका शॉर्ट फार्मूला आप इस तरह से लिख सकते हैं। इकोनॉमिक्स में इस ट्राइंगल का मतलब परसेंटेज चेंज को कहते हैं। सो हम यहाँ पर इसकी नोट करके यहाँ पर फार्मूला देख सकते हैं। आप यहाँ पर इसका एक एग्जांपल की दो फार्मूले हैं जिसमें हमने इस यूज़ करने के लिए फॉर सॉल्व किया गया है। अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा। हमने यहाँ पर जो चेंज कर रहे होंगे, हम यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमने देखा कि आपकी 5% उसकी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, जिसकी रीज़न क्या है कि उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है 10%। अब इसको अगर हम इसी फॉर्मूले में नोट करें तो हम किस तरह से लिख सकते हैं कि हम कहेंगे कि इसकी क्वांटिटी में जो क्या चेंज आ रहा है, क्वांटिटी में चेंज हमारे पास आ जाएगा कि आपके पास होगा क्वांटिटी डिमांडेड में 5 डिवाइडेड बाय, हम इसको देख रहे होंगे कि आपके पास 10। सो आपके पास यहाँ से आप इसका आंसर नोट करके लिख सकते हैं कि आपका क्या आंसर आ रहा है। इसी तरह से अगर हम यहाँ देखें कि इसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है, तो क्वांटिटी डिमांडेड में हमारे पास यहाँ पर इस रेशियो में है 60 डिवाइडेड बाय, हम कर देंगे इसकी क्वांटिटी डिमांडेड हमारे पास आ जाएगा 50। तो हम इसका आंसर यहाँ पर नोट करके देख सकते होंगे। इसका अगर हम आंसर कैलकुलेट करके देखें तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है। हमने यहाँ पर हम कर रहे हैं कि 5 डिवाइडेड बाय 10। सो हमारा आंसर इसका आ जाता है 0.5। और इस केस में हमारे पास क्या आंसर आता है, हमने यहाँ पर देख लिया कि हमने कहा कि 60 क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज 60 है, डिवाइडेड बाय हमने कहा 50। सो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 1.2। सो अभी आपने इस चीज़ को याद रखना है कि जैसे अभी हमने हाईलाइट कर रहे हैं कि ये हमारे पास इसका 0.5 का आंसर एंड 1.2 आंसर जो हमारे पास आ रहा है, हमने इसको नोट करके रखना है। हम इसे अपनी आने वाली स्लाइड्स में इसके बारे में देखेंगे कि हम इसको कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये हमारे पास दूसरा फार्मूला है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने फार्मूले में कैलकुलेट करने के लिए अगर हमारे पास परसेंटेज में चेंजेस नहीं गिवन है। यहाँ से हम देख सकते हैं QD2 यानी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द सेकेंड टाइम में चेंज की, जिसे हम कह सकते हैं ये हमारे पास सेकेंड की क्वांटिटी डिमांडेड है। QD1 यानी इनिशियल क्वांटिटी जो हमारे पास मौजूद थी, ये हमने उसको नोट कर लिया है। इसी तरह से अगर हम प्राइस की बात करें तो P2 प्राइस हमारे पास इसकी सेकेंड की प्राइस है 110,000 एंड हमारे पास इसकी स्टार्टिंग की प्राइस जो मौजूद है ये हमारे पास 90,000 है जो P1 की अमाउंट। अब इस हम फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे हम उसे देख लेते हैं
QD2 यानी अब हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ये हमारे पास फॉर्मूले में है 2 माइनस QD1 5 डिवाइडेड बाय, हम इसको करेंगे QD1 यानी हम डिवाइडेड बाय अगेन 2 कर लेंगे। सो इस होल डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा प्राइस का चेंज। फर्स्ट हमारे पास है 110,000 माइनस 90,000 एंड होल डिवाइडेड बाय आपके पास अगेन हम कर लेंगे 110,000। इसका आंसर हमारे पास आ जाता है, हमने इस आंसर को भी नोट करके रख लेना है कि हमारे पास इसका क्या आंसर आता है। हमने इसका आंसर नोट कर लिया कि अब हम करते हैं तो हमारा आंसर इससे आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 2.7। तो कीप इन माइंड, अभी हम इस आगे अगली स्लाइड पे देखेंगे। एक बात जो आपने याद रखनी है इस पूरे ड्यूरेशन के दौरान कि मैंने यहाँ पर किसी भी जगह पर माइनस साइन को यूज़ नहीं किया, जबकि यहाँ भी आप देख सकते हैं और पिछली पूरी स्लाइड्स में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन आता है। तो इसको आपने याद रखना है कि हम हमेशा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में नेगेटिव साइन को एलिमिनेट कर देते हैं, यानी हम यहाँ पर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को लेकर कैलकुलेट कर रहे होते हैं, विच मीन्स कि हम यहाँ पर इसका माइनस साइन को नोटिस नहीं कर रहे होते। सो अब हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर सिंपली अपने अमाउंट जो आंसर यूज लिख रहे होंगे, हम ये कंसिडर करेंगे कि हमारा आंसर आ रहा है 2.7। अब हमने यहाँ पर देख लिया कि आपके पास प्राइस की इलास्टिसिटी के डिफरेंट आंसर्स आए थे जिसे हमने नोट कर लिया है। अब इसका इंटरप्रिटेशन देखेंगे कि किस चीज़ का क्या मतलब होता है। अगर हमारा आंसर जो हमने कैलकुलेट किया है वो आंसर हमारा ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ठीक है। कीप इन माइंड कि मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन 1 की बात की है। इट मीन्स कि हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक है अगर ग्रेटर देन 1 होगा। सो ये बात याद रखनी है कि ये नॉट इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1, सिर्फ हमारे पास ओनली ग्रेटर देन 1। अगर हमारे पास इसकी हम इनइलास्टिसिटी की डिमांड के हम देख लेते हैं कि अगर आपके पास डिमांड इनइलास्टिसिटी होगा तो ये हमारे पास लेस देन 1 आएगा, यानी 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। नॉट इक्वल्स टू लेस देन 1, ओनली लेस देन 1, यानी ये हमारे पास होगा 0 से 1 के बीच में। एग्जैक्ट 0 भी नहीं होगा, ये 0 से 1 के बीच में हमारे पास इसका रिजल्ट आ रहा होगा। ये 0.5 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, 0.6 हो सकता है, लेकिन 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। अगर हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम करें कि अगर ये इक्वल्स टू 1 आ जाए, तो इक्वल्स टू 1 आने का मतलब हमारे पास होगा कि ये यूनिटरी इलास्टिक है या यूनिट इलास्टिक होगा। परफेक्टली इनइलास्टिक मीन्स कि हमारे पास इसका इलास्टिसिटी 0 हो, प्राइस इलास्टिसिटी हमारे पास इसका इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब इस केस में हमारे पास इक्वल्स टू 0 होगा तो हम कहेंगे कि ये आपके पास परफेक्टली इनइलास्टिक है। एंड लास्टली अगर हमारे पास ये परफेक्टली इलास्टिक होगा तो इसका आंसर हमारे पास इन्फिनिटी का आंसर आता है, तो या बहुत एक्सट्रीमली हाई आंसर आता है तो हम कहते हैं कि परफेक्टली इनइलास्टिक। अब इनका डिफरेंस की बात क्या चीज़ है, यहाँ हमने बात की कि जब हमारे पास इलास्टिक डिमांड है तो प्राइस का चेंज हमारे पास जो आएगा वो क्वांटिटी प्राइस में चेंज की वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड आ रहा होगा वो ग्रेटर देन होगा, उससे हाईली ज़्यादा रिस्पॉन्स होएगा। यानी जिस परसेंटेज में से प्राइस चेंज हो रही है उससे ज़्यादा की परसेंटेज से उसकी या ज़्यादा के रेशो से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा, तो ये हमारे पास इलास्टिक डिमांड होगा। इनइलास्टिक की अगर हम बात करें तो इनइलास्टिक में प्राइस का जितना भी चेंज आ रहा है उसकी रेशो से उसका परसेंटेज में उसके कंपैरिजन में क्वांटिटी डिमांडेड में लेसर चेंज होगा, तो हम इसे कहेंगे कि ये इनइलास्टिक है। अगर एग्जैक्टली सेम होगा दोनों का चेंज तो हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस का चेंज, तो ये हम यूनिट इलास्टिक कहेंगे। और अगर बिल्कुल कोई चेंज नहीं होगा क्वांटिटी डिमांडेड में तो हम इसे कहेंगे कि ये 0 है, यानी परफेक्टली इनइलास्टिक है। और अगर ये हाईली रिस्पॉन्सिव होगा तो अगर ज़रा सा भी चेंज की वजह से उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है या बिल्कुल ड्रॉप डाउन टू 0 कर जाता है, तब हम कहेंगे कि ये परफेक्टली इलास्टिक है या हाईली इलास्टिक होगा। अभी आपके पास इसकी फॉर्मूला के साथ इसके आंसर्स लिखे हैं, आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं।
यहाँ से इसकी जैसे अभी हमने बात की कि हम इसका माइनस साइन एलिमिनेशन क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास हमेशा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, तो ऑलवेज हमारे पास आंसर इसका नेगेटिवली आएगा, आंसर इसमें हमेशा नंबर में। इसको हमने अपनी आसानी के लिए, ताकि हमारी कैलकुलेशंस में और हमें कोई कंफ्यूजन ना हो और हम इजीली इसके आंसर्स को अपने पास समझ सकें, तो हमने इसका माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं अपने आंसर्स में और अपनी कैलकुलेशंस के दौरान में और अपने जब इसको स्टडी कर रहे होते। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी पीई जब ग्रेटर देन 1 होगा हमारा इसका आंसर, तब हम देखेंगे कि हमारे पास किस तरह की से रिस्पॉन्स कर रहा है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास प्राइस का चेंज था, जिसके रिजल्ट में हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड में दिस मच का चेंज आ रहा है, यानी सिर्फ यहाँ से तो इतना सा चेंज हमारे पास बन रहा था जिसे हम देख सकते हैं, जबकि क्वांटिटी डिमांडेड में हमारे पास जो चेंज आ रहा है वो आपके पास इतना चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में। अब आपके पास ये किस तरह से उसका हम देख सकते हैं कि यानी प्राइस के थोड़े चेंज की वजह से क्वांटिटी में डिमांडेड में ज़्यादा रिस्पॉन्सिव चेंज आ रहा है, तो ये हमारे पास इलास्टिक डिमांड है पीईडी ग्रेटर देन 1 आ रही है। ये आपके पास किस तरह से कुछ बातें हो सकती हैं जो आप नोट कर सकें। आपको पास इसमें पता होगा कि आपके पास बहुत सारे कंपटीटर्स हैं, यानी एक ब्रांड ने प्राइस इंक्रीज करेंगे तो दूसरा ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस बहुत सारी मौजूद हैं, तो क्विकली आप पर्सन या कस्टमर जो है वो किसी दूसरे ब्रांड की तरफ स्विच ओवर कर जाएंगे या दूसरे ब्रांड की तरफ कन्वर्ट कर जाएंगे अपना इंटरेस्ट। ये हमारे पास इसके आपकी कोई नीड नहीं है, ये हमारी लग्जरी गुड्स है। आपके पास इसमें रिस्पॉन्सिवनेस लोगों का ज़्यादा रहता है, रिस्पॉन्स लोग ज़्यादा कर सकते होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी जूस की बात करें कि जूस ए ने अपनी ब्रांड जूस ए ने अपनी प्राइसेस इंक्रीज की है, तो इजीली ब्रांड्स जूस बी की तरफ शिफ्ट ओवर हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस बहुत सारी मौजूद होती हैं। अब हम एक और चीज़ का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हमने देखना है कि आपकी प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड में उसका टोटल रेवेन्यू में क्या चेंज आ रहा है। आपकी ये टोटल रेवेन्यू को हम कैलकुलेट करते हैं प्राइस मल्टीप्लाई बाय, हम इसको क्वांटिटी के साथ देख रहे होते हैं, या आप इसको इन सिंपल वर्ड्स कह सकते हैं कि ये हमारे पास प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी का हम इसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या चेंज आ रहा है। यहाँ से हमारे पास इसका रेवेन्यू डिक्लाइन कर रहा था, जिस केस में ये जो इसने लेसर किया था, लेकिन वो रेवेन्यू उसने यहाँ से अपने पास ओवरकम कर लिया है इस पॉइंट जगह से, यानी यहाँ पर आपके पास गेन हुआ है रेवेन्यू को में। आपको जो एरिया हमारे पास शो कर रहा है ये आपका रेवेन्यू का गेन शो कर रहा है, एंड जो ये वाला एरिया है ये रेवेन्यू का आपका डिक्रीज का शो कर रहा है। आपके पास जब ज़्यादा चेंज आ रहा है तो यहाँ पर हमारे पास रेवेन्यू भी इंक्रीज आ जाएगा। अब हमारे देख रहे हैं कि इनइलास्टिक डिमांड हमारे पास क्या है। इनइलास्टिक डिमांड मींस कि हमने प्राइस का जो चेंज आया है, प्राइस के इस चेंज की कंपैरिजन से क्वांटिटी डिमांडेड में सिर्फ हमारे पास इतना चेंज आया, यानी प्राइस का ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है, उसकी कंपैरिजन में हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड में सिर्फ दिस मच का चेंज मौजूद है। प्रोडक्ट की हमारे पास जब इसका लेस देन 1 हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो अगर हम कैलकुलेट करके देख रहे हैं तो इन इलास्टिक जब होगी जिस टाइम पे हमारे पास उसका आंसर जो हमने फॉर्मूला अभी पिछली स्लाइड्स में देखे थे उनका रिजल्ट लेस देन 1 आ रहा होगा। ये कर्व हमारा पास लेस स्टीप होता है, टुवर्ड वर्टिकल की तरफ शिफ्ट होने लगता है। इसमें हम कह सकते हैं कि हमारे पास लेस है कंपटीटर्स मौजूद हैं या लेस उनके ऑप्शंस मौजूद हैं। कोई ब्रांड ने प्राइस इंक्रीज किया तो उसके ऑल्टरनेटिव हमारे पास ऑप्शंस लेसन होंगी, तो लोग फ्यूअर चेंजेस में या फ्यूअर रेशो में दूसरी तरफ शिफ्ट ओवर हो सकते हैं। ये जनरली हमारी नेसेसिटीज़ होती हैं जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कोई मेडिसिन हैं या आपके पास कोई ब्रेड हैं जिनमें हमारे पास लेसर ऑप्शंस मौजूद हैं, तो उसके लिए हमें उसकी प्राइस जितनी भी चेंज आ रही होगी पर्सन उसमें लोग उसको खरीदने के लिए तरफ इंटेंशन रख रहे होंगे। अगर हम यहाँ से चेक करके देखें तो यही हमारे पास जो हमने इसका टोटल रेवेन्यू के बारे में देखी थी, इस केस में प्राइस की चेंज की वजह से हमारे पास यहाँ से रेवेन्यू भी डिक्लाइन कर रहा है, इसमें लेसर इंक्रीज आ रहा है और रेवेन्यू का डिक्रीज हमारे पास ज़्यादा है। इसको भी हमने कैलकुलेट उसी तरह से करना है कि हमने कहा कि प्राइस मल्टीप्लाई बाय हम जब इसको कर रहे होंगे क्यू से, आपके पास ये टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट होता है। इसको आपने अगर याद रखने कह सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू, अगर आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है प्राइस के डिक्रीज की वजह से तो वो हमारे पास इलास्टिक डिमांड होगी। टोटल रेवेन्यू प्राइस की वजह से अगर हमारे पास डिक्रीज कर रहा है प्राइस की डिक्रीज की वजह से तो हमारे पास इन इलास्टिक है, और अगर सेम होगी तो ये हमारे पास यूनिट इलास्टिक होगी। इसको आपने याद रखना होगा।
हमारे पास यूनिटरी इलास्टिक या यूनिट इलास्टिक डिमांड किस केस में होगी कि जब हमारे पास पीईडी इक्वल्स टू 1 होगा, यानी जिस रेशियो का चेंज यहाँ पर आ रहा है यही रेशियो का चेंज हमारे पास यहाँ पर भी रहेगा। हमारे उस केस में हमारे पास एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 रहेगा। आपके पास इसमें कौन क्या ऑप्शंस हो सकती हैं कि आपके पास बहुत सारे कंप्यूटेटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, ऑप्शंस बहुत सारी हैं। गुड्स हमारे पास सेमी नेसेसिटी हैं जो कि हमें अवॉइड हम नहीं कर सकते, लाइक हाउस होल्ड अप्लाइंसेज हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, क्लोथिंग की ऑप्शंस हैं। अगर हम इस एग्जांपल में देखें कि अगर किसी फ्रूट की प्राइसेस डिक्रीज कर रही हैं तो मज़ीद नंबर ऑफ बायर्स उसमें इंक्रीज आ जाएंगे कि ज़्यादा लोग अफोर्ड कर सकते होंगे। सो उसका अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे भी प्राइस की डिक्रीज की वजह से यहाँ का जो चेंज है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम रहता है। कुछ लोग यहाँ से इसकी प्राइस की वजह से उसे आप उसकी लेसर क्वालिटी समझ के नहीं खरीद रहे होंगे, सो कुछ लोग ज़्यादा खरीद रहे होंगे, इसके वजह से हमारे पास वो सेम रहता है प्राइस का चेंज भी। अगर हमारे पास नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास परफेक्टली और हाईली इलास्टिक कब होगा, जब हमारे पास इसकी अगर ज़रा सा भी यहाँ से इसकी प्राइस 1% भी नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन होगी प्राइस, या प्राइस थोड़ी सी भी इंक्रीज होगी, तो दोनों केस में हमारे पास इसकी डिमांड बिल्कुल ड्रॉप टू 0 कर जाएगी। सर ये आपके पास किस तरह से और रीजंस कब कब हो सकती हैं कि ये हमारे पास बहुत सारे इसके सब्स्टिट्यूट मौजूद हैं। ये हमारे पास इसकी अगर हमारे पास एग्जांपल देखें कि बायर सिर्फ इसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर ख़रीदने के लिए एग्री कर रहे हैं, इसकी किसी भी चेंज पर उसके साथ एग्री नहीं कर सकते। ये इसका हॉरिजॉन्टल कर्व है, यानी इसकी प्राइस सेम है, इसकी डिमांड कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर बॉटल्स हैं या कोई कुकीज़ के ब्रांड्स हैं, अगर ये इसी पे ही एग्री कर रहे हैं खरीदने के, इनकी प्राइस चेंज होगी तो इनकी ऑप्शंस भी लोग फौरी तौर पे स्विच ओवर कर जाएंगे किसी दूसरे ब्रांड के ऊपर और इसको नहीं खरीदना चाहेंगे इस एक ब्रांड से इस कमोडिटी को। सिवाय इसके कि अगर कोई बहुत ब्रांड लॉयल है, उन्होंने अपनी मार्केटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग की हुई है, वो एक दे ज़्यादा सेपरेट केसेस, लेकिन ये कि अदरवाइज अगर इसकी प्राइस में कोई भी चेंज आएगा तो ये चेंज की वजह से आपकी कस्टमर बहुत क्विकली दूसरे किसी ब्रांड की तरफ स्विच ओवर कर जाएंगे। तो आपके पास ये बहुत हाई इसका आंसर आते हैं, यानी पीईडी का जब हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये इसका आंसर ग्रेटर काफ़ी एबनॉर्मली हाई आएगा, जिससे हम हाईली इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। परफेक्टली इन इलास्टिक हमारे पास कब आ जाती है, इसकी डिमांड पीई जब इक्वल्स टू 0 होता है, मींस के प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज के में आपकी क्वांटिटी सेम ही खरीदी जा रही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता। ये वर्टिकल कर्व है, आपके पास कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं है, इसमें आपके पास कोई अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल नहीं है, या आपके पास सम ऑफ द कंपल्सिव या एडिक्टिव गुड्स भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख सकें कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की कंपनी है, अगर आपके पास सिंगल कंपनी प्रोवाइड कर रही है या पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो चाहे इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, यू हैव टू बाय दैट थिंग एंड आप उतनी ही क्वांटिटी में खरीद रहे होते हैं। या आपकी मेडिसिन हों, डायबिटिक्स की, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हैं, तो हमारे पास जनरली उनका वो सेम ब्रांड के ही अप्लाई कर रहे होते हैं, लोग यूज खरीदते हैं, वो आपकी इनकी इंक्रीज की वजह से उसे नहीं ना अपनी उनकी क्वांटिटी कम करेंगे, ना ही प्राइस के डिक्रीज की वजह से एडिशनल क्वांटिटी उसकी खरीद रहे होंगे। या कोई आपका ट्रक ड्राइवर है जो अपनी कहीं से ट्रैवलिंग करता है, अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह के लिए यूज़ कर रहा होता है, तो उसके लिए पेट्रोल की या गैसोलीन की प्राइसेस में चेंज आ जाए तो वो उतना ही रिक्वायर्ड अमाउंट में ही अपना फिल इन करवाएगा और वो उसको यूज़ करेगा। यहाँ हमने बात की थी कि कंपल्सिव गुड्स एंड एडिक्टिव गुड्स, तो ये आपके पास कंपल्सिव गुड्स उस तरह की होती हैं जो डायर नीड प्रोडक्ट्स हैं, जिनके बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकता, ये आपकी बेसिक नेसेसिटी में आती है, जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल है या इलेक्ट्रिसिटी या गैस की प्राइसेस हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमारे पास इसके आ जाए एडिक्टिव गुड्स, वो जिनके बगैर हम नहीं रह सकते या जिन्हें हमारे लिए एडिक्ट हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल मेडिसिन हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ड्रग्स हैं, या जिस अदर सॉर्ट ऑफ इसकी प्रोडक्ट्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, उसकी एडिक्शन लोगों को हो जाती है। अब हम देख रहे हैं कि आपके डिटर्मिनेंट्स या वो फैक्टर्स आपके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्या होते हैं। अब अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूबिलिटी, आपके पास मोर अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे तो हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपकी ग्रेटर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर होगी उस चीज़ की। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होंगे तो वो आपकी इन इलास्टिक होगी, विच मीन्स कि अगर सब्स्टिट्यूट ज़्यादा है
तो हमारे पास इलास्टिक होगा, और अगर सब्स्टिट्यूट लेसर है तो हमारे पास इनइलास्टिक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी ब्रांड की बात करें कि आपके पास मर्सिडीज कार हैं या BMW एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं, और इनकी ये हमारे पास इजीली हमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं इनकी, हम इनको यूज़ कर सकते होंगे। नेक्स्टली सो इनकी डिमांड हमारे पास इलास्टिक डिमांड आ जाएगी। अगर हम अदरवाइज देखें कि मेडिसिन की, इंसुलिन की हमारे पास हाईली इनइलास्टिक है, बिकॉज कि आपकी अगर इसकी कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है। इंसुलिन मेडिसिन आपने हर सूरत में, जो शुगर पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक के पेशेंट्स, वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसकी हमारे पास इनइलास्टिक डिमांड आ रही है। इसी तरह से अगर हम देखें कि अगर आपने याद रखना हो कि जितना आपके पास, अपने नोट ये करना है कि आपकी जिस चीज़ का आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो कितनी ज़्यादा नैरो आप डाउन करें या कितना आपसे ह्यूज अपना रखें। फॉर एग्जांपल अगर हम ये बात करें कि अगर हम डिमांड ऑफ रिबॉक स्नेकर शूज़ की देखेंगे तो मोर इलास्टिक होगी देन ऑल अदर डिमांड ऑफ द शूज़। अगर हम स्पेसिफिक शूज़ की ब्रांड करें, स्नीकर शूज़ की, स्नीकर शूज़ के आपके पास आपके पास बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि इसकी मोर इलास्टिक है, क्योंकि इसके बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते होंगे। या आपके पास, आप इसको इस तरह से भी कैलकुलेट देख सकते होंगे कि अगर हम सिंपली इसको हम इसके अल्टरनेटिव ऑप्शंस को, अगर बहुत सारे मौजूद हैं यहाँ पर, किसी भी के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, तो वो हमारे पास उसके हम इलास्टिक डिमांड कहेंगे, और अगर लेसर सब्स्टिट्यूट मौजूद हैं तो वो हमारे पास इन इलास्टिक उसकी डिमांड होगी। अगर हम पोर्शन ऑफ इनकम, यानी कि अपना पर्सन, आपकी जो प्रोडक्ट आपने ले रहे हैं वो कितना पोर्शन ऑफ इनकम आपका यूटिलाइज कर रहा होगा, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये इलास्टिक या इन इलास्टिक होगा। अगर हमारा लार्ज पोर्शन ऑफ इनकम वो यूटिलाइज कर रहा है तब वो आपके पास इलास्टिक कहलाया जाएगा, और अगर वो लेसर पोर्शन ऑफ डिमांड इनकम यूज़ कर रहा है तो वो आपका इन इलास्टिक होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि आपकी इनकम में से गैस की या पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हमारा रेशो ले रही होती हैं, सो ये हमारे पास इसकी इलास्टिक डिमांड होगी। और अगर हमारे पास, यानी इसकी हम प्राइस की इंक्रीज या डिक्रीज से लोग इसको अपना कट डाउन करना या इसकी यूटिलाइजेशन पे फ़र्क आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि प्राइस इंक्रीज हुई है पेट्रोल की, तो लोग कोशिश करेंगे कि अपनी ड्राइविंग को कट डाउन करें, आपकी डिमांड में इसको इलास्टिक करेंगे उसके साथ, यानी हाईली रिस्पॉन्स कर रहे होंगे। और अगर लोअर पोर्शन का हम बात करें कि जैसे फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर है हमारे पास या कोई मैगजीन की अमाउंट है, वो बहुत लेसर अमाउंट हमारी इनकम की लेती है, सो इसके इंक्रीज में वो कस्टमर्स या कंज्यूमर लेसर रिस्पॉन्स कर रहा होगा उस चीज़ को चेंजेस करने के लिए उसमें। सो अगर आपका जितना हायर पोर्शन इनकम में यूज़ करेगा उतनी इलास्टिक डिमांड होगी, जितना लेसर पोर्शन यूज़ कर रहे होंगे वो हमारे पास उसकी इन इलास्टिक डिमांड कहलाई जाएगी। टाइम ड्यूरेशन भी हमारे पास वन ऑफ द मेजर फैक्टर बताता है कि कोई भी कमोडिटी इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। शॉर्ट टाइम पीरियड में हमारे पास इन इलास्टिक रहेंगी, और लॉन्गर टाइम पीरियड में हमारे पास डिमांड इलास्टिक रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज करती हैं, तो लोग जनरली अपनी करंट प्रेफरेंस के साथ ही कंटिन्यू कर रहे होंगे, और लॉन्ग रन में वो ग्रेजुअली अपनी चीज़ को रिस्पॉन्स करके चेंज कर जाएंगे। या अगर हम देखें कि किसी रेनी डे पे कोई अम्ब्रेला परचेज कर सकते हैं, तो सिर्फ वही परचेज करेंगे जिनकी वो ज़रूरत होगी उनको। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में लोग अपनी करंट चॉइसेस के साथ ही लॉक्ड रहते हैं या उसके साथ ही कनेक्टेड रहते हैं, और वो अपना रिस्पॉन्सेस इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते प्राइस के चेंज इंक्रीज से या डिक्रीज पे। जबकि लॉन्ग रन में हमारे पास इलास्टिक होती हैं, वो हाईली ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं उस प्राइस की इंक्रीज या डिक्रीज की वजह से। यहाँ पर शॉर्ट टाइम पीरियड या लॉन्ग टाइम पीरियड का कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं मौजूद होता। जनरली आपके पास जब टाइम गैप ज़्यादा लॉन्गर होता जाता है, प्रिंसिपल हमारे पास जितना ज़्यादा आपके पास टाइम हॉरिजॉन में इंक्रीज आएगा उतना ज़्यादा लोग उसमें रिस्पॉन्सिव ज़्यादा हो जाते हैं। जितना शॉर्टर रहेगा, इमीडिएट में कोई इतना चेंज नहीं दे रहे होते, तो इन इलास्टिक कहेंगे कि जिन प्रोडक्ट की डिमांड पे, और अगर हम उसके साथ एट द लॉन्ग रन हम किसी प्रोडक्ट पे रिस्पॉन्स चेंज करें तो उसकी डिमांड हमारे पास इलास्टिक आ जाएगी। नेसेसिटी वर्सेस लग्जरीज। हमारे पास कंज्यूमर्स जितनी भी हमारे पास, अगर हम नेसेसिटीज़ हों यानी जो हमारी बेसिक नीड लाइफ की कमोडिटीज़ हैं, लोग इसमें लेसर रिस्पॉन्स करते हैं प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज की वजह से। दैट्स द रीज़न कि ये इसकी डिमांड हमारे पास हमेशा इन इलास्टिक रहेगी। लोग इनमें कोई भी ड्रास्टिकली या ड्रामेटिकली चेंज इनमें कंजम्पशन को रिड्यूस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल फूड, शेल्टर, मेडिकेशन है, इनमें कोई ये हमारी नेसेसिटीज़ हैं, इनकी प्राइस में चेंज आने की वजह से इनकी डिमांड में लेसर चेंज आता है, सो दीज आर इन इलास्टिक।
लग्जरीज यानी ये सारी नॉन एसेंशियल गुड्स होती हैं, इनकी इंक्रीज या डिक्रीज में लोग ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हाई एंड ब्रांड के क्लोथिंग है, लग्जरी ट्रिप्स हैं, ये अगर आपके पास ज़्यादा हो तो लोग इस पर ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। इसकी डिमांड उस केस में इलास्टिक रहती है, यानी प्राइस के चेंज की वजह से इनकी डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रहा होता है। तो ये हमारे पास इलास्टिक डिमांड कहलाती हैं। और हमारे पास इनइलास्टिक कब होंगी? इनइलास्टिक हमारे पास जब होती हैं जो प्राइस के चेंज की वजह से हम उसका रिस्पॉन्स में लेसर रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, तो ये हमारे पास इनइलास्टिक कहलाई जाती हैं। हम अब आज का लिए हमारी लेक्चर एंड होता है। हम इसके बाद सप्लाई इलास्टिसिटी एंड लेटर ऑन अदर टॉपिक्स को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर होप यू लाइक दिस लेक्चर एंड आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Thank you and do like, share and subscribe the channel. Allah Hafiz.